बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। सो आज फिर हम आपके पास उमर रियाज साहब और मैं एक इम्पॉर्टेंट किताब लेके आपके पास हैं। और जो आज की किताब है ये बहुत तरह से इम्पॉर्टेंट है। ये जो किताब है इसका नाम है द वोल्टेज इफ़ेक्ट बाय जॉन लिस्ट। जॉन लिस्ट जो हैं ये शिकागो यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा इन्होंने उबर के एज ए चीफ़ इकोनॉमिस्ट सर्व किया। लिफ्ट जो है, जो उबर की राइवल राइड शेयरिंग कंपनी है, उसके चीफ़ इकोनॉमिस्ट के तौर पे सर्व किया। इन्होंने अपनी बड़ी तो ही इनकी जो मेन एक्सपर्टीज़ हैं वो फील्ड एक्सपेरिमेंट है। तो ये फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसकी बेसिस पे आगे जो है वो पॉलिसी रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं। तो इस सारी किताब में जो उन्होंने बात की है वो इशू उन्होंने रेज़ किया है कि कौन से आइडियाज़ हैं जो स्केल अप होते हैं। स्केल अप से मुराद ये है चाहे एक छोटा सा बिज़नेस है उसने एक्सपेंड करना है, चाहे एक पब्लिक पॉलिसी आइडिया है, आप कहते हो जी कि मैंने सारे स्कूलों में जो है वो लोगों को अच्छी इंग्लिश पढ़ानी है, एक आइडिया है, क्या मैं पढ़ा पाऊँगा या नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्या उसमें बैरियर्स आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो अच्छी बात इस किताब की ये है कि जनरली जब हम कोई बुक्स देखते हैं, जब कुछ लोग बिज़नेस के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ बिज़नेस को रिलेट करते हैं। कुछ लोग जो है जब पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं तो वो फ्रेमवर्क सेपरेट इस्तेमाल करते हैं। तो इनका जो फ्रेमवर्क है वो पब्लिक पॉलिसी पे भी अप्लाई होता है और वो बिज़नेसेस की एक्सपेंशन पे भी, चाहे वो स्टार्टअप्स हैं चाहे वो किस पे भी हैं। सो दैट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय साइड। उमर साहब आप बताएं इस किताब के बारे में, ऑथर के बारे में, व्हाट यू लाइक मोस्ट, और उसके बाद हम स्पेसिफिक उसकी बात पे आते हैं। थैंक यू जी। एक तो ये किताब हमारे जो पेट्रन हैं जाहिद असगर साहब, उन्होंने रिकमेंड की। और बेसिकली जब हम एटम कम की डिस्कशन कर रहे थे कि एटम कैम का फ्यूचर क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये किताब पढ़ें। मेरा ख्याल है आपको पढ़ के कुछ आइडियाज़ आए इसमें से कि आए नहीं आए? आए हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा चूँकि एक पर्पज़ ये है कि हम ये डिस्कशन करें बजाय इसके कि हम ये डिस्कशन करें कि इम्तिहान कैसे पास करना है या नौकरी कैसे हासिल करनी है, और वो भी ज़रूरी है, या हम ये डिस्कशन करें कि सियासत में क्या हो रहा है। हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में गुफ्तगू करें। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और मैं जो हूँ एक एंटरप्रेन्योर का सपोर्टर हूँ, ये कह लीजिए। तो वो जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है वो अमूमन ये समझा जाता है कि वो सिर्फ बिजनेसमैन का खासा है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हार्ड कोर इकोनॉमिस्ट और दुनिया की उस यूनिवर्सिटी से जो कि एक हार्ड कोर इकोनॉमिक्स की का एक सेंटर है शिकागो यूनिवर्सिटी, वहाँ से वो उठता है और वो जाके पहले तो फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फील्ड एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो अपने आप को टेस्ट करता है और वो एक कंपनी में जॉब शुरू करता है। बिल्कुल सही है। और वो जो कंपनी है उसने एक पोस्ट क्रिएट की हुई है चीफ इकोनॉमिस्ट, ऊबर जैसा कि आपने बताया, और लिफ्ट, और वहाँ के लेसन्स के साथ और बड़े काम करता है। मसलन वो एक NGO की फॉर्म में एक स्कूल बनाता है गरीब बच्चों के लिए, और वो उस स्कूल को कई साल चलाता है जिसमें एक नया करिकुलम पढ़ाया जाता है ताकि वो बच्चे जो हैं वो आगे चलें, और ये एक ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट है। उसके अलावा वो पूरी दुनिया में जाता है, ब्राज़ील में जाता है, चाइना में जाता है, और वो मुख्तलिफ सवालात के जवाब ढूंढता है। और वो सवालात बुनियादी तौर पे इस चीज़ के इर्द गिर्द घूमते हैं कि कंपनीज़ कैसे तरक्की करती हैं, लोगों को मोटिवेशन और इंसेंटिव क्या हैं, और इनके लिए उसने ये किताब जो है वो लिस्ट ने लिखी है। किताब बुनियादी तौर पे इतनी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड नहीं जितनी इसमें इनसाइट्स हैं। हाँ, सो इनसाइट्स भी बड़ी वैल्यूएबल चीज़ हैं, और इनसाइट्स को सिंप्लीफाई किया है दो पार्ट्स में। एक पार्ट है जिसको कहते हैं कि वो चीज़ें जो कि हम अगर स्केल का वर्ड और वोल्टेज के वर्ड से पहले एक आसान लफ्ज़ कह दें, ग्रोथ, ठीक है, जो कंपनीज़ की ग्रोथ की राह में ग्रोथ एक्सपेंशन या एक्सपेंशन की राह में रुकावटें हैं, वो 5 हैं। और 4 चीज़ें वो हैं जो कि उसके लिए नेसेसरी हैं। हाँ। तो वो जो 5 चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती हैं इससे, फॉल्स पॉजिटिव से, और स्पिल ओवर है, फिर उसके बाद नोइंग योर ऑडियंस है, फिर उसके बाद कॉस्ट है, और कल्चर है, फिर वो शेफ आर द इंग्रेडिएंट। हाँ, वही। तो इन पे हम वन बाय वन आते हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग एविडेंस था जो उसने दिया है। जब उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, वो जो शिकागो स्कूल वाला आपने बताया, तो इसको वहाँ शिकागो हाइट्स कम्युनिटी थी, एक शिकागो शहर के पास करके कम्युनिटी थी जो बड़ी मार्जिनलाइज थी।
तो वहाँ इसको बुलाया गया कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ। आई भी नहीं छोटे? नहीं, पहले हाई स्कूल अच्छा, से पहले स्टार्ट हुआ। अच्छा। तो इसने जब वो एक्सपेरिमेंट किया तो इसने रियलाइज़ किया कि इनकी तो ऑलरेडी इतनी डेफिशिएंसी है कि जो अगर ये नामी जमात में हैं तो इनका मैथ्स जो है वो 5वीं जमात वाले जैसा है। बिल्कुल ठीक है। अगर ये जो है तो मैं इनको ऊपर क्या मेहनत करूँगा। तो ही रियलाइज्ड इट। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं एक्सपेरिमेंट करना चाहता, तो मैं अर्ली स्कूल बनाऊँगा। तो ये मुझे एक लगा कि हम भी एटम कैंप के प्लेटफॉर्म से हम कहते हैं वाइट कॉलर स्किल्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स पे फोकस करना है, लेकिन वो जो फोकस है वो हमारी अगर वो बुनियाद ही गलत है तो उसने कहा तो इनकी तो बुनियाद ही गलत है, इन बच्चों को मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने हाथ खड़े कर दिए एंड देन ही वेंट टू द स्पॉन्सर्स। उसने कहा कि नहीं, मुझे जो है छोटे बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट करने दो। अब जो वो क्वेश्चन रेज करता है कि वो कहता है वो तो बड़ा अच्छा हो गया एक्सपेरिमेंट, वो बच्चों ने अच्छा पढ़ लिया। अब वो क्वेश्चन रेज करता है कि क्या मैंने लोगों को कहा कि यही स्कूल जो है मैं पूरे अमेरिका में फैला दूं तो ये कामयाब होगा यही मॉडल। तो वहाँ पर क्वेश्चंस रेज हो गए कि नहीं भाई, ये तो पूरे अमेरिका में ये नहीं हो सकता। तो वहाँ उसने कहा हर क्या रीज़न्स है, जो इधर चल गया है वो पूरे अमेरिका में नहीं चल सकता। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये पाकिस्तान में भी आजकल ना बहुत ज़्यादा फील्ड एक्सपेरिमेंट्स का रुझान होया हुआ है, चूँकि हम अंडरस्टैंड नहीं करते उसकी लिमिटेशंस को। तो हम एक पायलट प्रोजेक्ट करके या एक RCT स्टडी करके तो हम कहते हैं कि एक एक्साइज के ऊपर मैंने स्टडी की है और अब मैं पूरे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स इसकी बेसिस पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो बहुत बड़ा, चूँकि हम पढ़ते नहीं हैं इन चीज़ों को तो हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो लिहाजा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ा सा हम आते हैं जो बाइसेस की बात है। सबसे पहले उसने कहा जो आइडियाज़ हैं हमारे, कई दफ़ा आइडियाज़ में जान ही नहीं होती, वोल्टेज ही नहीं है, वो एक और बात है। लेकिन उसने कुछ बाइसेस का जिक्र किया है कि जो हम बाइसेस पे, चूँकि आपको पता है हम पहले भी बड़ी डिस्कशन करते हैं, हमारी काफ़ी सारी किताबें बाइसेस के ऊपर रही हैं कि जो हमारे ज़हनों में बाइसेस होते हैं। तो थोड़े से कुछ बाइसेस 2-3 आप बताएं कि इसके रेफरेंस से जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं किस किस्म के बाइसेस होते हैं जो हमें रोकते हैं किसी भी आइडिया को आगे ले जाने में। जो बाइसेस हैं वो बुनियादी तौर पे बाइसेस हैं जजमेंट में, ठीक है। बाइसेस वो एरर हैं जजमेंट पे जो कि हार्ड वायर्ड हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के थ्रू ह्यूमन माइंड में। तो उसके अलावा चूँकि ह्यूमंस जो हैं वो क्विक डिसीजन मेकिंग के माहिर हैं, या आपने किताब भी रखी हुई है, तो उसमें वो समझते हैं कि फ़ास्ट डिसीजन मेकिंग बड़ा काम है, जिसे थिंकिंग फ़ास्ट कहते हैं। और थिंकिंग फ़ास्ट के लिए फिर शॉर्टकट्स रखे गए हैं जिनको हेuristics कहते हैं। तो उसमें टेंडेंसी ये है कि आप लोग ये करें कि कोई एक एंकर क्रिएट कर लें, एक एंकरिंग का बायस है कि जिसको बेस बना के आप डिसीजन करते जाएं, या ये कर लें कि पहले एक जगह पे एक काम हुआ है और अब दूसरी जगह पे आप ये सोचें कि ये वही चीज़ होगी जो हो जाएगी, जिसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। तो उसका तो सबसे बड़ा इजहार हमें सोशल मीडिया पे होता है कि हम जाते हैं, हम सोशल मीडिया पे उस इंफॉर्मेशन को सीख करते हैं जो हमारे वर्ल्ड व्यूज़ को स्क्राइब करे, जो हम समझते हैं ना कि ये ठीक है। अब उसके मुताबिक कुछ भी सामने आ जाए ना तो हम समझते हैं हाँ यही ठीक बात है, ये मेरे बात को ठीक कर रही है। और बैंड वैगन है, हाँ, बैंड जैसे अथॉरिटी फिगर है। और उसमें जो केस स्टडी थी वो बड़ी दिलचस्पी, मैं बाद में भी उसको जाके पढ़ता रहा। वो केस स्टडी थी अमेरिका के ड्रग रेडिकेशन प्रोग्राम, और जो कि अमेरिका की खातून अव्वल नैन्सी रेगन ने की थी। जो नैन्सी रेगन बड़ी पॉपुलर खातून अव्वल थी, उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी। से नो टू ड्रग्स, हाँ, जस्ट से नो। और उसकी वजह से से नो वैसे दुनिया की अक्सर चीज़ों में बहुत आ गया, से नो टू दिस, से नो टू दैट से। तो वो जो स्कीम थी, चूँकि वो उसने अमरीकी सदर की बेगम साहिबा ने शुरू की, तो उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और उनका बड़ा काम होगा। तो जब उस पर बाद में रिसर्च हुई तो पता चला कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। तो वो एक बैंड वैगन इफेक्ट था। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन पे भी है और मज़ीद इसी तरह आगे। कारों वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मैंने पहले भी चूँकि इसको थोड़ा फॉलो किया हुआ है। कारों की रेगुलेशन वाला, उसमें यह है कि जब अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे तो एक रिसर्चर था राल्फ नेडर, सिविल राइट एक्टिविस्ट था। उसने डेटा प्रेजेंट किया। उसने कहा कि ये कारों के एक्सीडेंट बड़े हो रहे हैं तो कारों की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाए जाएं। वो सक्सीड कर गया, वो एक रेवोल्यूशन आया, वो कारों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ गए। तो वो तो समझता होगा मैं कामयाब हो गया, मेरा आइडिया पेनिट्रेट कर गया है और लॉ की फॉर्म में चला गया है और सेफ्टी कमीशन बन गए हैं और ये सारा कुछ हो गया। तो बाद में कुछ अरसे के बाद एक रिसर्चर ने डेटा उठाया
तो उसने कहा Pelts में। हाँ, उसने कहा कि ये एक्सीडेंट, ये डेथ्स पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक्सीडेंट्स पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो कारों की सेफ्टी तो बढ़ गई थी। तो व्हाट ही फाउंड आउट, उसने कहा कि जब से कारों के सेफ्टी स्टैंडर्ड बेहतर हुए हैं, लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हुए हैं तेज़ गाड़ी चलाने में, रिस्क लेना शुरू तो वो रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो गए हुए हैं। सो नाउ दे वांट टू टेक मोर रिस्क बिकॉज दे नो दे आर सेफ। सो दिस इज़ इल्यूजन ऑफ सेफ्टी। सो ये जो कारों के स्टैंडर्ड थे, उन्होंने इल्यूजन ऑफ सेफ्टी क्रिएट कर दी। उस इल्यूजन जो है वो इल्यूजन ऑफ नॉलेज भी होता है ना, तो उसने भी इसका बायस का जिक्र किया, इल्यूजन ऑफ नॉलेज का भी। तो उसने कहा कि अब मैं तो सेफ़ हूँ, लिहाजा अभी कोई ज़्यादा जो है कोई ख़तरे की बात नहीं है। तो उसने कहा कि ये इस किस्म के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जिसको हम स्पिल ओवर्स कहते हैं। तो उस बायस का उसने जिक्र किया कि जब कई दफ़ा हम एक काम करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि इसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। हाँ जी, मोस्टली चूँकि इसमें इकोनॉमिक्स की टर्म्स बोरो हुई हैं ज़्यादातर, तो वो एक्सटर्नैलिटीज़ का एक मेंशन है, लेकिन एक्सटर्नैलिटीज़ के अलावा उसमें पोल्यूशन भी है, उसमें बाकी चीज़ें भी हैं। एक उसने बड़ी अच्छी बात की है, उसने कहा है कि कई दफ़ा हमारा एक बायस ये होता है कि हमने कोई काम स्टार्ट किया हुआ है और वो जो है वो घाटे में जा रहा है, ठीक है, तो हम बज़िद हो जाते हैं, नहीं इसको हमने ठीक करके ही छोड़ना है, नॉट क्विटिंग। तो उसने कहा प्रॉबेबली द राइट उस वक़्त जो काम था वो क्विट करना था और हमें क्विट कर जाना चाहिए था। लेकिन उस पर बताएं जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसने कहा स्केल अप करते हुए एक रेस्टोरेंट है। अब एक रेस्टोरेंट के अंदर अगर आपने स्केल अप करना है, या एक रेस्टोरेंट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसने कहा कि रेस्टोरेंट की क्या डायनामिक बिजनेस मॉडल होगा जिससे स्केल अप हो। मसलन मैकडोनल्ड की बहुत चेन्स बन गई, ठीक है, इतनी KFC की बहुत चेन्स बन गई, हर रेस्टोरेंट की क्यों नहीं बन सकी। तो उसने जो शेफ़ वर्सेस इंग्रेडिएंट बात की है उस पर ज़रा रोशनी डालें। हाँ जी, वो बड़ा अच्छी इंसाइट है। जो 3-4 इंसाइट मैंने कैरी की है ना, वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो स्केल अप नहीं हो सकते। यूनिक ह्यूमन बीइंग। हाँ, सो ह्यूमन टैलेंट कभी स्केल अप नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक बंदा है जो बहुत ही लायक है, चाहे वो लायक टीचर है, चाहे वो लायक शेफ़ है, चाहे वो लाइक अकाउंटेंट है, आप ये नहीं कर सकते कि उस बंदे को बेस बना के आप ये कोशिश करें कि आप कहें कि ये कंपनी भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि बंदे क्लोन नहीं होते। एक्चुअली यही चीज़ लिस्ट ने फेस की स्कूलों में। अच्छा, वो इनसाइट भी बड़ी अच्छी है। जब वो स्कूल बना रहे थे तो उनको ये था कि हम स्कूल के लिए ना बेस्ट टीचर रखें, ठीक है। तो उन्होंने जब इस आइडिया को वो किया थ्योरेटिकली टेस्ट, तो सोचा कि अगर हम बेस्ट टीचर रख लेंगे 50 और स्कूल अभी 1 है, तो अगर हमने स्कूल 100 किए तो हमें टीचर चाहिए होंगे 5000। तो 5000 टीचर तो हमारे पास होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि टीचर हमें बाद में कोई नहीं मिलने। तो उसकी बजाय इसे कि हम बेस्ट टीचर रखें, हम एवरेज टीचर रखें और ज़्यादा जोर लगा लें सिलेबस पे, क्योंकि सिलेबस को स्केल अप करना आसान है, तो ह्यूमन बीइंग्स नहीं। तो वो जो UK का एक बड़ा मशहूर शेफ़ था, फॉर गेटिंग द नेम, तो उसने भी ये किया कि उसने अपनी मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट बना लिए और उसका जो क्रक्स रखा वो रखा अपनी पर्सनैलिटी। तो जब अपनी पर्सनैलिटी रखी तो वो पर्सनैलिटी वो हर जगह लेके नहीं जा सकता। तो इसकी वजह से वो हमारे यहाँ भी ये देखा जाता है। ये तो खैर हमारे चूँकि लोगों को खाने का बड़ा शौक़ है, तो वो खुद देखते हैं कि बुंदू खान एक होता था, वो बड़ा अच्छा था, तबाक एक होता था, फलाना, ये रशीद स्वीट, जमील स्वीट, तो उसके पीछे एक बंदा होता था। लेकिन जो ही वो रेस्टोरेंट फैलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसका जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर जो मेन पॉइंट था, ये हमारी गोरमे की बेकरी वर्सेस, हाँ, गोरमे की बेकरी में तो ह्यूमन कोई शेफ़ था ही नहीं, इंग्रेडिएंट है, वो तो सिर्फ इंग्रेडिएंट मॉडल है, बिजनेस मॉडल। उसके पीछे R&D अलग है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसमें टेक अवे है वो है निगोशिएबल वर्सेस नॉन निगोशिएबल इंग्रेडिएंट। तो वो ये है कि जो 2 किस्म के इंग्रेडिएंट आपके हैं, एक वो जो आपका मोस्ट पॉपुलर इंग्रेडिएंट है, आपको उस पर नॉन निगोशिएबल रखना चाहिए, लेकिन शुरू में फैसला कर, और एक जो उसके साइड पे। तो उसमें मैकडोनल्ड के बर्गर की उन्होंने बात की कि जब लोग मैकडोनल्ड का बर्गर खाने जाते हैं तो वो एक बर्गर जो ज़्यादा मशहूर है बिग मैक, वो उसके लिए जाते हैं। जब उन्होंने बिग मैक को चेंज किया तो लोगों ने छोड़ दिया। वो असल में वो बायस की बात करता है कि मसलन उस बायस को मैं ज़रा ऑडियंस को आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए, सपोज़ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हम टीचर्स एक नई तरह से ट्रेन करके एक स्कूल के अंदर लॉन्च करेंगे और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि ये
F74 में एक कॉलेज है, तो यहाँ टीचर भर्ती करके तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब ये मॉडल को स्केल अप करेंगे। अच्छा, अब आपने वो कर लिया, टीचर वाला एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा हो गया, लोगों के रिज़ल्ट्स अच्छे आ गए। अब आपने कहा कि अब जी ये करें कि अब आप पूरे पाकिस्तान पे ये ले जाएं, तो लोग कहेंगे कि भाई वो तो एक कॉलेज था। अच्छा, आप कहते हैं नहीं, एक कॉलेज है पूरे पाकिस्तान का, तो कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है। अच्छा, अब वो कहेंगे नहीं, अच्छा हम और 10 ऐड कर लेते हैं। तो उसने कहा 10 कहाँ ऐड करेंगे? सपोज़ हमने 10 और इस्लामाबाद में ही ऐड कर लिए। अच्छा, अब फिर भी हमने उसको देखा तो वो पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट ना हो सका। सो वो ये बायस बताना चाह रहा है कि हम रिप्रेजेंटेशन बायस जो होता है, जो सैम्पलिंग एरर होता है, कि हम फिर आपको फिर रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस कंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपने एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर उसको एक्सपेंड करें। अगर फिर भी रुके नहीं, उसने कहा रेप्लिकेशन करें, मतलब सैंपल चेंज करके अक्रॉस करें, 3-4 इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। हाँ, उसने कहा 4 रेप्लिकेशंस पे जाके तो आपके जो है ना वो एरर्स ख़त्म होते हैं। तो अगर आप वो नहीं करते, उसके बाद आप लॉन्च कर देते हो, भाई ये तो बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम टूर गया, हमने बच्चों को जो है ये कर दिया, वो कर दिया, पूरे पाकिस्तान में लॉन्च कर दें। तो ये पब्लिक पॉलिसी के भी उसने बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस किए हुए हैं। थोड़े से और आपको रिकॉल करें, मैं भी करता हूँ। देखिए, पब्लिक पॉलिसी में जो 2-3 बड़े आइडियाज़ हैं ना, एक तो है कॉस्ट का, ठीक है। और कॉस्ट में तो हमारे पास सीधी सीधी एक मिसाल है, वो है दानिश स्कूल। ठीक है। अब दानिश स्कूल जो है वो, उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पता नहीं 40-50 करोड़ है या उससे भी ज़्यादा है। उसकी जो रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो अब स्कूल भी अच्छा है, रिज़ल्ट भी अच्छे दे रहा है, लेकिन क्या वो कॉस्ट जो है वो आगे आप उसको कैरी कर सकते हैं? और स्पेशली उसके साथ जो दूसरा बड़ा आइडिया है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जो पब्लिक पॉलिसी में और बजटिंग में एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आइडिया ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 10, और वही अब हो रहा है और वही होना था, कि आपने अगर 10 दानिश स्कूल बनाने हैं, तो आप ये साल लगाएंगे कि 10 दानिश स्कूल के बदले में आप 100 आम स्कूल बना लेंगे। उन 100 आम स्कूलों में फॉर एग्जांपल 50,000 बच्चे पढ़ लेंगे, 10 दानिश स्कूलों में 5,000 बच्चे पढ़ेंगे। अब वो 5,000 बच्चों का लेवल ज़्यादा हाई है, 50,000 बच्चों का लेवल कम होगा। अब आप क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन में भी यही चैलेंज। मैं वही कहने जा रहा था, हाँ, कि जो स्टूडेंट्स हमें देखते हैं उनके लिए हम ये छोड़ देते हैं, वो खुद पजल सॉल्व करें। कि अब इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपेरिमेंट हो गया है, पेशावर में हो गया है, कराची में हो गया है मेट्रो का, लाहौर में हो गया है। अब क्या इसकी बेसिस पे हम यही मॉडल पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट कर सकते हैं? इसको हम डिस्कस नहीं करते, ये हमारे देखने वालों के लिए छोड़ देते हैं। रेप्लिकेट में मैं सिर्फ कमेंट करना चाहूँगा कि मैंने वैसे लोगों से पूछा कि मुल्तान में भी मेट्रो है। हाँ, तो उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि क्या रिस्पांस है, तो वो ये कह रहे थे, ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि मुल्तान की मेट्रो का वो रिस्पांस नहीं है जो इस्लामाबाद की मेट्रो पे है, बल्कि ऑफ द कफ एनेक्डोटली सबसे ज़्यादा जो रिस्पांस है वो इस्लामाबाद की मेट्रो पे है। पेशावर का भी बहुत पेशावर का भी बहुत है, लेकिन लाहौर का भी बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा से मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल पीक जो है वो कितनी देर सस्टेन करती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो डेमोग्राफिक है वो है नौकरी पेशा लोग हैं, सुबह जाना है, शाम को आना है। मैं अभी कल पिछले हफ्ते एयरपोर्ट पे बैठा था सिविल एविएशन के स्टाफ के साथ, तो मैंने उनको कहा कि आपके कितना स्टाफ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे एयरपोर्ट पे कोई 10-12 हज़ार स्टाफ। अब वो 10-12 हज़ार स्टाफ जो है वो मेट्रो यूज़ कर रहा है, सिर्फ वही सेक्रेटेरिएट में हज़ारों लोग, मतलब। तो अब वो इसका मतलब ये है कि लेकिन मुल्तान जो है प्रॉबेबली उतना रिस्पांस अभी तक नहीं। मैं ना ये 5 चीज़ें पढ़ता हूँ जो उसने लिखी हुई हैं, आपने भी पहले गिनी है, जस्ट फॉर ऑडियंस। जो उसने कहा है, उसने वोल्टेज इफेक्ट का जो नाम दिया है, उसने कहा है किसी भी आइडिया जब छोटे लेवल पे होता है आप उसको बड़े लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। वोल्टेज गेन और वोल्टेज ड्रॉप से उसने कहा है कि अगर वो आइडिया में जान है, आपके मॉडल में जान है, अब दोनों चीज़ें हैं उसने कहा है। उसने कहा अगर तो आपके आइडिया में जान नहीं है तो वो स्टार्ट में ही रह जाएगा, ठीक है। और अगर आइडिया में जान है लेकिन बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है तो वो वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा आगे चल के। तो वो 5 चीज़ें जो उसने मेंशन की हुई हैं, सबसे पहली है फॉल्स पॉजिटिव, जिसमें फॉल्स पॉजिटिव को अगर हमने बताना हो तो यही है कि आपने जो सोच लिया या आपने वो चीज़ हकीकत में
एग्जिस्ट नहीं करती बट आपने बिलीव कर लिया हुआ है। इसके तो आसान कहना है कि आपकी बुनियादी गलत है, बुनियाद ही गलत है आप। यानी आपने शुरू से ही आपकी जो अजम्पशन थी जिस और यहाँ आपका जो फैक्ट्स थे या एविडेंस थी, वो एविडेंस ही आपकी जिसकी जो बेसिकली बाइसिस की वजह से। बिल्कुल ठीक। मसलन जिस तरह की कॉफ़ी शॉप इस्लामाबाद में है, उस तरह की कॉफ़ी शॉप जो है, सपोज किसी जगह का नाम लें आप ज़रा, वज़ीराबाद का ले लें या सिब्बी का ले लें, शेखुपुरा का ले लें, तो क्या इस तरह की कॉफ़ी शॉप वहाँ चल सकती है? हाँ। अच्छा, इसी तरह किसी दौर में शायद ये भी क्वेश्चन होगा क्या मैकडोनल्ड जो है छोटे शहरों में चलेगा, लेकिन अब वो चल रहा है। तो सर्कमस्टांसेस भी चेंज होते हैं। तो उसने कहा एक फॉल्स पॉजिटिव होता है। सेकंड ये है नो योर ऑडियंस। तो उसने कहा कि अपनी ऑडियंस को समझो, कि अगर आप उनको नहीं समझते। इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल थी वो एरेवेल की स्टडी। एरेवेल एक बड़ी कंपनी नहीं, वो कॉस्ट में भी थी लेकिन ऑडियंस में भी थी, जिसने लोगों को कहा कि हम आपकी हेल्थ को लुक आफ्टर करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इतने कम लोग आए, हालांकि उस कंपनी का आइडिया बड़ा पावरफुल था। तो इसमें भी ये दूसरा वो कहता है आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ सक्सेस। यहाँ वो शेफ वर्सेस इंग्रेडिएंट की एग्जांपल देता है। वो कहता है कि स्केल अप करने के लिए क्या शेफ इम्पॉर्टेंट है या इंग्रेडिएंट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है, अब बीकन हाउस की चेन्स बन गई, सिटी स्कूल की चेन्स बन गई, ये कैसे बन गई, कैसे करिकुलम सेम है। इस पे मेरा मैं आपको एक इंसाइट देना चाहता हूँ। ठीक है। जो लाहौर में लोग जाते हैं, लाहौर का एक्चुअली जो सबसे अच्छे जो स्कूल थे ना, वो दो थे, प्राइवेट सेक्टर कह लें या आउट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। एक था सलामत स्कूल और एक था क्रेसेंट स्कूल। क्रेसेंट स्कूल मेरे ख्याल है शादमान पे था। आज भी देखिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट और बड़े सारे लाहौर में वहीं से पढ़े क्रेसेंट, लेकिन वो जो क्रेसेंट स्कूल था और सलामत स्कूल था वो स्केल नहीं कर सका। वो स्केल नहीं, इसलिए कि क्रेसेंट स्कूल और सलामत स्कूल दोनों जो थे ना, उनकी जो सेलिंग पॉइंट था ना, वो सिस्टम पे कम फोकस था, ह्यूमन, मेरा ख्याल है वो, अब मैंने जब इसको किया है, वो ह्यूमन पे ज़्यादा था। ह्यूमन पे ज़्यादा। अच्छा, दूसरी वजह ये हुई कि वो इतने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे उन शख्सियात पे जो कि उसको रन कर रही। तो वो जो पब्लिक सेक्टर का टैलेंट लेकर आए थे, वो प्राइवेट सेक्टर में वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसमें से कुछ लोग थे जो टैलेंट एक्चुअली बाहर से लेकर आए थे। लेकिन जो बीकन हाउस और लाहौर ग्रामर स्कूल था, उसका मॉडल जो था वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल था कि उनके जो है करिकुलम एक जैसा होगा, पढ़ाने का एग्जामिनेशन एक जैसा, फिर तो नो दिस इज इंग्रेडिएंट। ठीक है, टीचर वो नहीं है जो लाहौर पढ़ा रहा था। टीचर वहीं से लोकल आ रहा है, लेकिन वो ट्रेन उस प्रोसेस से हो रहा है और इंग्रेडिएंट वही है। तीसरी वो चीज़ स्पिल ओवर इफेक्ट कहता है, जो हमने डिस्कस किया है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि समटाइम्स जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो हम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भूल जाते हैं। लास्ट में वो द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहता है। उस पे बात करें तो फिर हम इसको ज़रा ऑडियंस की तरफ भी जाते हैं। देखिए, कॉस्ट जो है ना, वो पब्लिक सेक्टर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे गूगल जो है, उसने कहा कि हम क्या जानता है कि एक सीडी लगा सकते हैं, तो उन्होंने कहा लगा तो लेंगे, लेकिन मसला सिर्फ दो कॉस्ट का बढ़ जाएगा। एक मसला ग्रेविटी का भी है, लेकिन ज़्यादा मसला कॉस्ट। इस पे बहुत ज़्यादा जो था अनइंटेंडेड पे बड़ा मशहूर केस स्टडी होगी, जो कॉनकॉर्ड प्लेन था, जो कि शॉर्टेस्ट टाइम पे लंदन और न्यूयॉर्क, पेरिस और अटलांटिक क्रॉस करता था। लेकिन किसी ने उसको एंटिसिपेट नहीं किया कि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होगी कि वो लोगों के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ अपनी कॉस्ट की वजह से रह जाते हैं। उसमें आपका प्रोजेक्ट भी अच्छा है, लोग उसको लेना भी चाहते हैं। जैसे ये एरेवेल की बात की, जो कि मेडिकली टेस्टेड वेलनेस प्रोग्राम था। यानी उसमें प्रोग्राम ये था कि आप एक बंदा जो है वो $3000 दे, उसके टेस्ट होंगे, उसकी जेनेटिक टेस्ट होगा, उसका DNA टेस्ट होगा, और उसकी लाइफ के रिस्क के हिसाब से उसको दवाइयाँ दी जाएंगी, उसको हर महीने डॉक्टर मिलेगा। यानी थ्योरेटिकली तो बड़ा काम है कि आप $3000 दे के आप हो जाएं, लेकिन हुआ ये कि वो $3000 पे लोग नहीं आए, और अगर उससे काम करते थे तो उनको अपनी फैसिलिटी कम करनी पड़ती थी। तो ये मेरा ख्याल है ये, जैसे हमें उस दिन वो डॉक्टर जाहिद असगर साहब ने कहा कि ये हम अगर एटम कैंप को स्केल करना चाह रहे हैं, जो हमारा भी आगे चल के एम है कि हम ये कैसे जो है वो, अब स्केल अप का आपको इंटरेस्टिंग ये है कि अभी जो है वो GB ने बुक आवर्स हमारे से मुतासर होकर स्टार्ट कर दिया है। स्पिल ओवर होगा, ये स्पिल ओवर है। पिछले दिनों मुझे AJK से आई है कॉल कि AJK वाले करना चाह रहे हैं।
अब हर जगह पे मैं और आप नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन वो हम लोगों को वो स्टैंडर्ड बना के दे सकते हैं कि हाउ शुड यू डू इट। अगर हम ये कहें कि पूरे पाकिस्तान में मैं और उमर जाएंगे तो वो फिर हम रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। ऐसे ही तो हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह मैं और आप ही करेंगे। तो हम कहेंगे अच्छा हम आपको मॉडल बनाते हैं, आप ही करेंगे। सो इसी तरह एटम कैंप में जब हम देखते हैं तो हम चाहते हैं ज़्यादा लोग इस प्रोसेस में आएँ, तो इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप अपने फॉल्ट लाइन्स देखें, आप अपने बाइसिस देखें और फिर आप प्लानिंग करें कि क्या आपका मॉडल स्केलेबल है कि नहीं। टेक अवे मिला है ना वो ये है कि सबसे जो कन्वीनियंट रूल ऑफ स्केलिंग अप है ना वो है तो टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, यूनिवर्सल होती है, टेक्नोलॉजी में के अंदर बड़ी ग्रोथ होती है, यूज़र फ्रेंडली होती है। इसकी वजह से टेक्नोलॉजी की स्केलिंग अप बहुत, और फिर टेक्नोलॉजी में फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट बड़ी कम होती है। तो इसलिए लेकिन मसला ये पड़ गया है कि जो ट्रेनिंग है, मैं आपको एक और मैं मिसाल सोच रहा था किंडल की। मुझे नहीं लगता किंडल कोई स्केल अप कर रहा है, क्योंकि लोगों का वही ऑडियंस का, और एक्चुअली कोविड के बाद भी दुनिया में बुक्स की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी बुक्स की सेल्स कम नहीं। अच्छा, लास्ट मैं हमेशा की तरह अपना जो शिकवा है वो करता हूँ आपसे और उस पर ख़त्म करते हैं। कम्युनिटी हमारी इकोनॉमिस्ट की कम्युनिटी जो है अब ये भी एक इकोनॉमिस्ट है जिसको उबर और लिफ्ट जो है एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट हायर करती है, वो बिजनेसेस जाके स्टडी करता है, फील्ड एक्सपेरिमेंट करता है, तो ये भी इकोनॉमिक्स है। जब मैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स देखता हूँ तो वो सारी की सारी रिवॉल्व करती है अराउंड फिस्कल डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। नहीं वो इम्तियाज रास्तगर की जाके इंडस्ट्री स्टडी नहीं करते कि इन्होंने कैसे रास्तगर इंजीनियर जो है एक्सपैंड की है। ये कोई इकोनॉमिस्ट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ ये बिजनेसेस की, पब्लिक पॉलिसी की, फर्म्स जो है पब्लिक पॉलिसी में अभी एक्सपेरिमेंटेशन फील्ड स्टार्ट हुई है। लेकिन एक तो ये है कि पाकिस्तान में चूँकि हम मेरे समेत हम सब में ह्यूमिलिटी कम होती है, तो एक स्टडी करके हम समझते हैं कि हमें पता लग गया है, मतलब इल्यूजन ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तकब्बुर भी है, इल्यूजन भी है। तो एक स्टडी से कहते हैं कि अब हमें पता चल गया है कि रिफॉर्म कैसे करना है, तो वो कहता है कि ऐसा ना करें। तो ये भी वहाँ पर ये कमी है। और बिजनेसेस की तरफ तो कोई इकोनॉमिस्ट आता ही नहीं है मेरा ख्याल है। अगर सारे स्टार्टअप्स इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, आईटी फर्म्स चल रही हैं, एक स्टडी मौजूद नहीं है कि कोई हमें ये बता सके कि कैसे किसी आईटी फर्म ने एक्सपेंशन की है और जिनकी नहीं हुई उनकी क्या रीजंस थी। देयर इज़ नो सच स्टडी इन पाकिस्तान।